सर जय हिंद। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, कैसे हैं आपके यहाँ? जी थैंक यू सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, अपना बताइए। सब आपके गुड दुआओं सर, से सब ठीक। चलिए गुड सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक बार फिर समय दिया। दरअसल एक बड़े अहम मुद्दे पर मुझे आपके साथ बात करनी है, मुद्दा अग्निवीर से जुड़ा हुआ है। सर पिछले साल जून जुलाई के महीने में अचानक से कुछ खबरें ऐसी आने लगी कि आर्मी की तरफ से डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिव्यू रिपोर्ट भेजी गई है अग्निवीर के बारे में, और एक बड़ा फैसला जो है वो एमओडी ले सकती है। 75% अग्निवीर को लेकर एक फैसला हो सकता है कि 75 आर्मी में रहेंगे, 25% को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हालात ऐसे हो गए कि 2025 आ गया है, लेकिन फिलहाल कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। इसे कैसे आप देखते हैं? वो रिव्यू रिपोर्ट कहां पर गायब हो गई, क्या उसके बारे में कोई जानकारी है, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अभी सस्पेंस में पड़ा हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं करना है? सब देखिए, ये तो सारे लोगों को पता है कि अग्निवीर पे रिव्यू रिपोर्ट बनी थी। उसमें तमाम कमांडिंग ऑफिसर से लेके अपवर्ड लोगों ने अपने फीडबैक दिए थे और वो एक नए सिस्टम को लाने की कोशिश की थी कि उसको किस तरीके से उसमें रद्दोबदल किया जाए। जब कोई रिपोर्ट को पब्लिक में नहीं आती और कोई उस पर डिसीजन नहीं होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें अभी डिस्कशन चल रहा है, कोई डिसीजन हुआ नहीं। शायद सरकार अपने पुराने इरादों को ही लागू करना चाहती है और ये चाहती है कि अग्निवीर जो जो पॉलिसी बनी है उसको और समय तक टेस्ट पे रखा जाए, और ये जल्दी होगा कि उसके ऊपर कोई डिसीजन अराइव किया जाए। लेकिन जो तमाम तरीके की शंकाएं जताई जा रही थी कि अग्निवीर का कॉन्सेप्ट, इसको किस तरीके से आप लागू करेंगे, मेरा मानना है कि समय आ गया है। आपने फीडबैक इकट्ठा कर रखा है, ग्राउंड पे आपकी रिपोर्टें हैं, आपने उनकी परफॉर्मेंस देख ली, आपने उनका डिलीवरी सिस्टम देख लिया है, और आपने तमाम उन सारी संस्थाओं को इंस्ट्रक्शन भी भेज दें जिसमें कि अग्निवीर का एब्जॉर्प्शन होना है। अगर ये सारी चीजें आपने स्ट्रीमलाइन कर रखी हैं तो रिव्यू रिपोर्ट को पब्लिक किया जा सकता है, चाहे वो फेवर में हो या फेवर में ना हो। आप दोनों मुद्दों को लोगों के सामने रखिए, किसी भी चीज को आप अननेसेसरली डिले नहीं कर सकते। ये देखिए, अंडर कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन की एक लिमिट होनी चाहिए। 3 महीने 6 महीने आप एक डेफिनेट टाइम लाइन दीजिए जिसके तहत लोगों को पता लगे, और आगे आने वाले दिनों में जो लड़का फौज में आना चाह रहा है, जो तैयारी कर रहा है, वो किस लेवल की तैयारी करे, उस हिसाब से उसका माइंड क्लियर होना चाहिए, दुविधा की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तमाम तरीके की देखिए अपील की जा रही कि गुरखा सैनिक जो नेपाल से आते थे उनको भी अग्निवीर के कॉन्सेप्ट के तहत लाया जाए। तमाम तरीके के हमारे चीफ ने भी अपील की है, लेकिन उसका अभी कोई जवाब नहीं आया। वजह उसकी है कि कहीं ना कहीं सबके जहन में है कि शायद ये अग्निवीर रिव्यू हो रहा है, शायद उनकी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो, शायद हो सकता है कि अग्निवीर को 75% रेगुलर कर दिया जाए। लेकिन सारी शंकाएं बनी हुई है। मेरा मानना है कि ये कुछ और समय लगेगा इसको, इनका रिजल्ट देखने के लिए। हो सकता है 1 साल और समय लगे और उसके बाद इसमें पूरी तरीके से रिव्यू करके एक रेमेडियल एक्शन के तहत इसका परसेंटेज जो सैनिक रेगुलर होना चाहते हैं उनको रेगुलर किया जा सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा जो पॉइंट है कि अगले साल तक तो क्योंकि अग्निवीर जो सोल्जर्स हैं वो बहुत टेंशन में हैं इस वक्त, क्योंकि जैसे जैसे उनको लग रहा है कि अब बाहर जाने का वक्त आ रहा है, चौथा साल हमारा चलने लगा है, तो टेंशन उनके ऊपर बढ़ रही है। क्या जिस प्रकार से भारत के सामने चुनौतियां हैं सर, महामहिम कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं द्रौपदी मुर्मू कि सेना को पॉलिटिक्स से हटकर लिया जाए? देखिए, जिस तरीके की आप बातें कर रहे हैं, मैं इस चीज को नहीं मानता। जो आज की डेट में जो कल उनका एड्रेस देश को होने जा रहा है वो एक फॉर्मल एड्रेस होगा, तमाम तरीके की चीजों को, लेकिन कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन वो अनाउंस करेंगे ऐसा मैं नहीं मानता हूं। और ये अभी कुछ समय और इसको टेस्ट बेड पे रखा जाएगा। उनके शुभ संदेश सेनाओं के लिए आएंगे, उनकी वीर गाथा को रिमेंबर किया जाएगा, ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन कोई बहुत बड़ा रद्दोबदल अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि कल आप रेडियो के माध्यम से या टीवी के माध्यम से देखेंगे, तो मैं इसको पूरी तरीके से खारिज करता हूं। ऐसी चीजें वो भी गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पे अनाउंस नहीं होंगी। अगर इसमें कुछ रिव्यू होगा तो एक कमेटी बनेगी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे, सीडीएस होंगे, डिफेंस मिनिस्टर होंगे, और हो सकता है इसका अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर खुद करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा गवर्निंग बॉडी का डिसीजन होगा, गवर्नमेंट का डिसीजन होगा। तो मेरा मानना है कि ये प्रीमेच्योर होगा। अगर हो जाता है तो हम लोग सारे सरप्राइज होंगे, मेरा आकलन गलत हो सकता है,
लेकिन मैं उसकी उम्मीद कम करता हूं राजेश जी, क्योंकि गणतंत्र दिवस का जो संध्या पे जो एड्रेस होता है वो सेरेमोनियल एड्रेस होता है। जी। परसों की जो परेड होगी वो सेरेमोनियल परेड होगी, अपने शौर्य गाथा को रिवाइव करने की। तो इस तरीके की चीजें जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर रिव्यू, शायद इसकी घटना होने की कम संभावना है। जी, एक पॉइंट और कि कुछ 3 स्टार जनरल, 2 स्टार जनरल्स, हमारे जो मेरे जो सीनियर्स हैं, उनको मैं कई टीवी डिबेट में सुन रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि देखिए बहुत जरूरी है अग्निवीर, क्योंकि जब इसराइल हमास के ऊपर से जंग लड़ रहा था तो उसके पास सैनिक कम पड़ गए, तो उसने जो ट्रेनिंग लेकर गए थे उन लोगों को बुला लिया और देखिए जंग उसने लड़ी और उनकी मदद से वो लड़ रहा है। तो उसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि भाई अग्निवीर अगर ट्रेनिंग करके जाएंगे तो कल को जरूरत पड़ेगी तो हम अग्निवीर का यूज जो है एक सैनिक के तौर पे कर लेंगे। इस पॉइंट में कितना दम है? लेकिन मैं दूसरी तरफ अपना पक्ष रख दूं कि आपसे जवाब से पहले कि सीज फायर इसराइल को भी करना पड़ा, वो 30,000 40,000 हमास के लड़ाकों को नहीं हरा पाया। राजेश जी, मैं तो ये मानता हूं कि पूरी दुनिया में सारे देशों की ये कोशिश होती है कि वो अपने कॉम्बैट एफिशिएंसी को बढ़ाएं। मैं हार्डकोर बिलीवर हूं कि मैं कॉम्बैट एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकता हूं, वो अग्निवीर द्वारा तो डेफिनेटली नहीं बढ़ सकती, ये मेरा मानना है। सैनिक जितनी ट्रेनिंग करेगा, जितने लंबे समय तक अपने हथियार का इस्तेमाल करेगा, जितना पीस टाइम में पसीना बढ़ाएगा, जितनी नई नई लड़ाई की विधाओं को सीखेगा, उतना ही इफेक्टिव सोल्जर बनेगा। और साथ में एक मेंटल कंडीशनिंग होती है, ज्यादा समय उसने लगाया, ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, तमाम तरीके के जो उनके जो इंस्ट्रक्टर होंगे उनको चीजें सिखाएंगे, तमाम तरीके के ऑपरेशनल रोल में जब उसका एक्सपोजर होगा, चाहे वो जेएनके हो, चाहे वो एम्फीबियस ऑपरेशन हो, चाहे स्लिदरिंग ऑपरेशन हो, चाहे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन हो, चाहे आपका एड टू सिविल अथॉरिटी, आप नाम लीजिए, सैनिक वो करने के लिए तैयार रहता है। और ये तभी संभव होता है और हम तभी इतने कॉन्फिडेंटली बोलते हैं जब हमने इन सब चीजों को एक्चुअली ग्राउंड में किया हो। क्या 4 साल का समय इतना सफिशिएंट है कि सारी चीजों को एक्सपोजर मिल जाए और एक्सपोजर के बाद उसमें एक्सपर्टीज आ जाए? तो ये मेरा सीधा सीधा मानना है कि ये संभव नहीं है। इसलिए मैंने डे 1 से अग्निवीर स्कीम को खारिज किया है। अनफॉर्चुनेटली इट हैज बीन इंप्लीमेंटेड, लेकिन मैं टाइम टू टाइम बोलता हूं आप इसको रिव्यू करिए, और जो एक पॉलिसी है, मेरा मानना है कि 75 से 80% रेगुलर करिए, 20% जो इसके लिए कट नहीं है उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट के साथ डिफरेंट डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेज या कैपएफ में डालिए और उनको एक जीवन यापन का और या डिफरेंट तरीके का सर्विस का मौका दीजिए। लेकिन आप कॉम्बैट एफिशिएंसी, नेशनल सिक्योरिटी और हमारी जो लड़ाई लड़ने का एक जो जज्बा है उससे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सेना देखिए किसी भी देश का लास्ट रिजॉर्ट होता है, किंग का लास्ट आंसर है। जब सारे सिस्टम फेल होते तो सेना उसके लिए आगे आती है और उस चीजों को रिट्रीव करती है, और हमारे देश के लिए, सारे देशों के लिए लागू है। और जहां तक आपने इजराइल की बात की, जहां तक आप यूक्रेन की बात कर रहे हैं, रशिया युद्ध की बात कर रहे हैं, देखिए उनका जो रिजर्विस्ट है उन्होंने क्या डिलीवर किया। हमास का आप खात्मा नहीं कर पाए और 2.5 साल से रशिया और यूक्रेन युद्ध लड़ रहे हैं, अल्टीमेट रिजल्ट नहीं निकला। आप डिस्टेंट बैटल लड़ रहे हैं, आप ड्रोन लॉन्च कर रहे हैं, रॉकेट फायर कर रहे हैं, जहां पे ग्राउंड एक्शन की जरूरत है, जहां फुट ऑन सोल्जर चाहिए, जहां को टेरिटरी कैप्चर करना है, देखिए सारे सिस्टम फेल है। ये संभव तभी है जब हिंदुस्तान का आर्मी का जवान जब अक्रॉस द बॉर्डर जाता है तो वो धरती कैप्चर करता है, वो टारगेट डिस्ट्रॉय करता है और विक्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर खड़ा होता है। तो ये सारी चीजें तभी संभव है जब वो एक ट्रू प्रोफेशनल सोल्जर है, उसको गोली से डर नहीं है, उसको अपने हथियार पे विश्वास है, और वो दुश्मन को मारने के लिए गया है, मरने के लिए नहीं गया, शहीद होने के लिए नहीं गया, वो लोगों को मारने गया और देश को जीत दिलाने के लिए गया। तो अगर आप ये मोटी मोटी चीजों को ध्यान में रखेंगे तो कहीं ना कहीं अग्निवीर क्या डिलीवर करेंगे, कैसे डिलीवर करेंगे, जब वो इसी सोच में लगा रहेगा कि 4 साल बाद वो क्या काम करेगा, वो दिन भर पैसे कैलकुलेट करता रहेगा, 10 लाख मिलेंगे कि 11 लाख मिलेंगे, सीएसडी फैसिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एमएच में जाएगा तो उसका इलाज होगा कि नहीं, तो वो तो डोमेस्टिक बन गया ना, डोमेस्टिक वर्कर बन गया, फिर वो सोल्जरिंग कहां रही। तो तमाम तरीके की जो वीर गाथाएं हिंदुस्तान के आर्मी के हैं वो अग्निवीर ने नहीं लिखी, वो रेगुलर सोल्जर ने लिखी। एक लीडरशिप है, आप जब लीडर है, आप अगर ट्रूप कमांडर है या प्लेटून कमांडर है, कंपनी कमांडर है, कैसे ट्रूप में 2 तरीके के ट्रूप आप देखेंगे, एक अग्निवीर, एक रेगुलर। एक को 4 साल बाद आप थैंक यू बोलेंगे, दूसरा अपनी जान देने के लिए तैयार रहेगा।
तो इस तरीके का सिस्टम को मैं नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि आज की डेट में जो सोल्जर है वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसका आईटी एक्सपोजर है, उसका पिकिंग अप लेवल बहुत फास्ट है, वो चीजों को अच्छा समझता है। लेकिन अगर उसी को हम पॉजिटिव डायरेक्शन में और चैनलाइज करेंगे तो उसकी कॉम्बैट एफिशिएंसी राजेश जी 10% बल्कि 100% इंप्रूव होगी। तो उस पर आप कैपिटलाइज करिए। आप कहते हैं कि वो स्मार्ट है, वो बाकी चीजें जल्दी सीख जाएगा। अरे जल्दी सीख जाएगा तो 4 साल की जगह आप उसको 15 साल तक इस्तेमाल करिए ना। 4 साल बाद ही उसको क्यों छोड़ देना चाहते हैं? तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा। मैं चाहता हूं कि गुड सेंस शुड प्रिवेल और ये कॉन्सेप्ट को रिवर्ट बैक करें। इसमें कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, देश की सुरक्षा का है। और जितने हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं, जितने रिव्यू कमेटी में है, प्लीज लुक इनटू ग्रेटर डिटेल। आप लोगों ने ग्राउंड पे सोल्जरिंग की है, आपको पता है कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, और जो सोल्जर है उसके एस्पिरेशन क्या है, वो सारी चीजों को समझिए और साथ में देश के प्रति कमिटमेंट और आप डिलीवरी करने के लिए तैयार रहे, जो कि आपने अभी तक हमेशा किया है, तमाम युद्ध जीते हैं। और आगे आने वाले दिनों में आपकी सिक्योरिटी नीड बहुत बड़ी बढ़ रही है। नेपाल से लेके बांग्लादेश से लेके श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, आप नेम करिए आज की डेट में वो आपको थ्रेट करने के लिए तैयार है। तो क्या आप अग्निवीर या इस तरीके के कॉन्सेप्ट के तहत अपनी कॉम्बैट एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं? क्या हिंदुस्तान का फ्यूचर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर हो सकता है? मेरा मानना है कि आपको अब रिव्यू करने की जरूरत है और इसको रिवर्ट बैक करें। बस सर, एक मेरा आखिरी पॉइंट है, क्योंकि बड़ी अहम बातें आपने कही हैं। क्योंकि जो इस वक्त अग्निवीर हैं उनके सामने ये तो टेंशन है कि अब 4 साल बाद वो क्या करेंगे, परमानेंट होंगे नहीं होंगे, उन्हें ईसीएचएस मिलेगा, कैंटीन की सेवा उनकी खत्म हो जाएगी, कैंटीन की सर्विस का फायदा वो उठा नहीं पाएंगे। लेकिन इस बीच जब वो सर्विस में है तो वो उनकी एक अलग ही समस्या निकल कर सामने आ रही है। कह रहे हैं कि अ, जो जवान हमारे साथ खड़ा है, जो परमानेंट है, जो अग्निवीर स्कीम से पहले भर्ती हुआ है, वो आज 50, 60 हजार रुपया सैलरी ले रहा है। हम भी उसी ड्यूटी पर खड़े हैं, हमारे हाथ में वही AK-47 है और हम भी उसके साथ दिन रात वही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें 23,000 मिल रहा है। अब फिर कह रहा है कि भाई वो 90 दिन साल में छुट्टी चला जा रहा है, और यहाँ पे देखिए कि 30 दिन छुट्टी मिल रही है। कई तो ऐसे हैं जो अरुणाचल प्रदेश में तैनात हैं, घर उनका पंजाब में है, और जिनकी उन्हें ब्रेक जर्नी छुट्टी 30 दिन है, आधा सफर तो रास्ते में कट जा रहा है। कईयों की पोस्टिंग आ रही है सर, वो अग्निवीर भाई कह रहे हैं कि देखिए हमारे को ब्रेक जर्नी भी नहीं है। ये जो इस वक्त समस्याएं हैं, यानी कहने का मतलब है कि एक सेना में 2 प्रकार के सैनिक, ये थोड़ा राजेश सा नाजायज और गलत लग रहा है सर। यही दर्द है, यही दर्द मेरा है जो आपने बोला है। यही मेरी सोच है कि दो तरीके के सोल्जर एक यूनिट या एक पलटन या एक सेक्शन में नहीं हो सकते हैं। एक ही तरीके के सोल्जर होंगे, कोहेसिवनेस होता है, होमोजेनिटी होती है, कामरेडरी होती है, एक दूसरे को कंधा देते हैं, मदद देते हैं, फायर कवर है, तमाम तरीके की चीजें हैं, तमाम तरीके के बैटल ड्रिल और बैटल प्रोसीजर इंटरडिपेंडेंट है। वो कैसे अग्निवीर और रेगुलर सैनिक में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं? उनके पे एंड प्रिविलेजेस डिफरेंट है, उनकी ट्रेनिंग का लेवल अलग है, एक का एक्सपोजर जाता है, एक का एक्सपोजर कम है, एक का कवरेज ज्यादा, दूसरे का कवरेज कम है। इस तरीके की जो चीजें हैं ये आपके कॉम्बैट एफिशिएंसी को लोअर करेंगी। वो पूरी तरीके से अगर उसके दिल युद्ध में नहीं है या अपने ट्रेनिंग में नहीं तो वो नहीं सीख पाएगा। इस चीज को समझिए। हमने आपने बहुत जवानों के साथ कंधे रगड़े हैं, तमाम तरीके की ट्रेनिंग लगाई, उनके साथ मिलके उनके बंकर में, उनके ट्रेंचेस में जाके उनको सिखाया है, दिन दिन भर समय लगाया। मैं जानता हूं कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना समय लगता है एक सोल्जर को ट्रेन करने में, कितना समय लगता है उसकी शूटिंग स्किल को इंप्रूव करने में, कितना समय लगता है वो भय निकालने के लिए कि आप बेहतर हैं अपने दुश्मन से। आपको सिर्फ उस पर जाके कब्जा करना और आपके साथ आपका ये जो अफसर है वो पहले जाएगा और आप बाद में मेरे साथ चल के आएंगे। इस तरीके का जो जब हम जज्बा डेवलप करते हैं राजेश जी, तो वो समानता के भाव से आता है। हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते। उस समय ऑफिसर जैसे जवान अलग अलग नहीं होते, हमारा कार्डर अलग नहीं होता, हम एक तरीके के सोचते हैं। तो वहीं पे हम इस तरीके का डिफरेंशिएशन कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? जो यूनिट का मतलब होता था एक जैसे लोग, एक जैसे लोग में इतना भेदभाव, इतना डिफरेंशिएशन, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं इसको नहीं मानता हूं राजेश जी, मैं बार बार बोल रहा हूं इसको रिव्यू करने की जरूरत है। और आपके सारे वैलिड पॉइंट है, आपने जो भी बोला है जवानों की जबान को आप दर्शकों को पहुंचाएंगे। मैं आपको सल्यूट करता हूं कि आपने इस चीजों को इतनी संजीदगी के साथ महसूस किया और लोगों के सामने रखा। मैं बिल्कुल आपकी बात का समर्थन करता हूं और ये इट शुड नॉट हैपन लाइक दिस। जी, बहुत बड़ी आज अहम बातें सर आपने कही हैं। उम्मीद है कि सरकार कोई बड़ा फैसला जल्द से जल्द ले, क्योंकि
जितना इस फैसले में आने में डिले होगा, उतना ही अग्निवीरों के कह सकते हैं कि मेंटल प्रेशर उनके ऊपर लगातार बढ़ता जाएगा, जो ना तो उनके खुद के लिए ठीक है, ना ही भारतीय सेना के लिए भी ठीक है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू, आपने समय दिया। वेरी वेल डन, बहुत अच्छे से आपने इस सब्जेक्ट को कवर किया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।